दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें दोस्तों हम लोग 2023 से लेकर 2011 तक के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत चल रहा था दोस्तों, वह था जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2020 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, 2020 में दोस्तों एक प्रश्न हमारा बाकी है, बाकी के प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, 2020 में जो हमारा एक प्रश्न बचा है उसको हम पहले कवर करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं वह जो हमारी 16 जून 2024 को आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 में जो हमारा एक प्रश्न बचा है उसको पहले हम कवर करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, 2020 से पहले के प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी हैं। देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। क्या है, देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो कह रहा है कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा कह रहा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कह रहा है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों जो सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं वह है दोस्तों हमारा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे सही हैं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है, यानी कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देखें इसकी क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा यहाँ देखें कि कस्तूरी मृग, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, मस्क डियर भी कहते हैं, इसका प्राकृतिक आवास हिमालय क्षेत्र है। यहाँ हिमालय कह रहा है कि यह हिमालयी राज्य उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पार्क याद रखिए, जो भी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक याद रखिए। ठीक है, कह रहा है कि यह हिमालयी राज्य उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्य जीवन अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। एक बार और देखें कि कस्तूरी मृग, जिसे हम लोग मस्क डियर कहते हैं, इसका प्राकृतिक आवास हिमालय क्षेत्र है और यह हिमालयी राज्य उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। फिर देखें आगे, इसके अतिरिक्त दोस्तों यह सिक्किम राज्य में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में एवं अरुणाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूलित क्षेत्र है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रश्न में दिया गया है वह है दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग, जो उत्तर प्रदेश के मैलानी के निकट स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह अभ्यारण्य दोस्तों शारदा नदी के किनारे फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से दोस्तों याद रखें रेड क्रेस्टेटेड एवं क्या है हमारा व्हाइट आइड पोचर्ड्स प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों कि जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या है, असम राज्य में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट रिजर्व स्थापित है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को याद रखें कि यूनेस्को के प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो व्याख्या हम लोगों ने देख लिया, प्रश्न एक बार और देखेंगे हम ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे हम अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, सही ऑप्शन, ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 2019 में पूछे गए प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक कौन से प्रश्न हमारे 2019 में जो हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी उससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए,
कह रहा है हमारा पहला पॉइंट कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से क्या है, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। क्या है देखें, कह रहा है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से क्या है, सिर्फ भारत में पाया जाता है। क्या है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है हमारा कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो इसमें जो सही पॉइंट है वह है हमारा कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, जबकि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, केवल एक जो पॉइंट दिया गया है वही हमारा सही है, यानी कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी देखेंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखें इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि एशियाई शेर यह IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर की रेड डाटा बुक में शामिल है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। और भारत में दोस्तों गिर नेशनल पार्क जो कि हमारा गुजरात में स्थित है, इसका प्रमुख आवासीय क्षेत्र है, यानी कि इसका प्रमुख हैबिटाट है। ठीक है, कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे संरक्षित किया गया है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि एशियाई शेर जो कि हमारा IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है, प्राकृतिक रूप से याद रखें दोस्तों सिर्फ भारत में पाया जाता है। और भारत में गिर नेशनल पार्क यानी कि गुजरात इसका क्या है, प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे याद रखें संरक्षण प्राप्त है। देखें अगला पॉइंट जो हमारा 2 कुबड़ वाला ऊंट के बारे में है। कह रहा है कि 2 कुबड़ वाला ऊंट दोस्तों भारत लद्दाख क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त यह मंगोलिया में भी पाया जाता है, चीन में भी, कजाकिस्तान में भी, उज्बेकिस्तान में भी, तुर्की में भी, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। फिर देखें, कह रहा है कि 2 कुबड़ वाला ऊंट दोस्तों भारत के लद्दाख क्षेत्र के अलावा मंगोलिया में, चीन में, कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्की में, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि 1 सींग वाला जो हमारा गैंडा है यह प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत व नेपाल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भूटान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में भी पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने सही आंसर जो मार्क किया था वह था हमारा विकल्प ए। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा था। यहाँ देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला पॉइंट है वह कह रहा था कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा जो कह रहा था कि 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो यह पॉइंट गलत है, क्योंकि 2 कुबड़ वाला ऊंट दोस्तों भारत के लद्दाख क्षेत्र में तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों मंगोलिया में भी पाया जाता है, चीन में भी पाया जाता है, कजाकिस्तान में भी, उज्बेकिस्तान में भी, तुर्की में भी, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र में भी यह हमारा पाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इसीलिए हमारा सेकंड पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो यह पॉइंट गलत है। याद रखें दोस्तों, भारत में भी पाया जाता है, नेपाल में भी पाया जाता है, भूटान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में भी हमारा 1 सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए, इसीलिए हम लोगों ने थर्ड पॉइंट को भी गलत मार्क किया है। ठीक है, जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, 2019 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है वह पूर्णतया क्या है दोस्तों, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में क्या है दोस्तों स्थित है। फिर देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है वह पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो इसमें जो सही आंसर हम मार्क करेंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क हमारा पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, देखें व्याख्या क्या दिया गया है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क याद रखें उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले में स्थित है। फिर देखिए, कह रहा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले में स्थित है और यह
नेशनल पार्क याद रखें दोस्तों पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। ठीक है, कह रहा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अतः विकल्प डी हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया। प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। 2019 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया। फूलों की घाटी नेशनल पार्क इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या देखें कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत चमोली जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क पूर्णतया याद रखें शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। और फूलों की घाटी यह भी याद रखें कि राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अतः विकल्प डी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया। 2019 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं। क्या है, फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों नैयार हो जाएगा, पेपारा हो जाएगा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य, और इसके साथ ही कलाकड़ मुंडुनथुरई बाघ रिजर्व भी हो जाएगा। फिर से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, यानी कि नैयार हो जाएगा दोस्तों, पेपारा हो जाएगा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य, और इसके साथ ही दोस्तों कलाकड़ मुंडुनथुरई बाघ रिजर्व हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या चलिए देखते हैं। व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि आगामी परीक्षा के दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। यूपीएससी में प्रश्न नहीं, लेकिन फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए जो भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए और देखेंगे दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि अगस्त्यमाला जैवमंडल रिजर्व जो है दोस्तों, यह दक्षिण भारत में स्थित क्या है, एक महत्वपूर्ण जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कह रहा है कि यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली व कन्याकुमारी तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम व पत्तनमतिट्टा जिले में विस्तृत है। इसके अंतर्गत नैयार, पेम्पारा एवं सेंदुरने वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कलाकड़ मुंडुनथुरई बाघ रिजर्व शामिल हैं। गौरतलब है दोस्तों कि वर्ष 2016 में अगस्त्यमाला जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया था। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगस्त्यमाला जैवमंडल रिजर्व दक्षिण भारत में स्थित क्या है, एक महत्वपूर्ण जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कह रहा है कि यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली व क्या है दोस्तों कन्याकुमारी तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम व क्या है दोस्तों याद रखें पत्तनमतिट्टा जिले में विस्तृत है। इसके अंतर्गत दोस्तों याद रखें कि नैयार, पेम्पारा एवं सेंदुरने वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कलाकड़ मुंडुनथुरई बाघ रिजर्व शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में अगस्त्यमाला जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, 2019 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है, टॉपिक देख रहे थे बायोडाइवर्सिटी, सब्जेक्ट चल रहा था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, और हमारा टॉपिक चल रहा था जैव विविधता। ठीक है, देखें चौथा प्रश्न जो हमारा 2019 में पूछा गया, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, शाक बच्ची होती हैं। फिर देखेंगे, कह रहा है कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि मछली की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। और चौथा पॉइंट कह रहा है सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। दूसरा पॉइंट कि मछली की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। तीसरा कह रहा है कि समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। और चौथा कह रहा है कि सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा, यानी कि चारों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं इस संदर्भ में। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। दूसरा पॉइंट कि मछली की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। तीसरा पॉइंट कि समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां शाक बच्ची होती हैं। और चौथा कह रहा है सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिए।
कह रहा है कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी तथा कुछ प्रजातियां क्या दोस्तों सर्वाहारी होती हैं। फिर पढ़ेंगे कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी तथा कुछ प्रजातियां सर्वाहारी होती हैं। कह रहा है हमारा कि सेलोनिया मियाडिस प्रजाति मुख्यतः शैवाल और समुद्री घासों पर निर्भर रहते हैं। फिर से पढ़ें कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी तथा कुछ प्रजातियां सर्वाहारी होती हैं। सेलोनिया मियाडिस प्रजाति मुख्यतः शैवाल और समुद्री घासों पर निर्भर रहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला देखें क्या कह रहा है। अगला पैरा हम देखेंगे। कह रहा है कि शाकाहारी मछलियां ऐसी मछलियां हैं जो पौधे पर निर्भर रहती हैं। इस पॉइंट को याद रखें, जैसे सर्जन फिश और पैरेट फिश। ठीक है। कह रहा है कि महासागरों में लाखों जीव निवास करते हैं जिनमें से ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। इन जीवों में से कुछ जीव हैं जैसे दोस्तों याद रखें मैनेटस तथा डगोंग क्या हैं शाकाहारी होते हैं और ये समुद्री पौधे और साग खाते हैं। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि शाकाहारी मछलियाँ ऐसी मछलियाँ हैं जो पौधों पर निर्भर रहती हैं जैसे सर्जन फिश और पैरेट फिश। महासागरों में लाखों जीव निवास करते हैं जिनमें ज्यादातर क्या दोस्तों मांसाहारी होते हैं। इन जीवों में से कुछ जीव जैसे दोस्तों मैनेटस तथा डगोंग हमारे क्या होते हैं, वह हैं शाकाहारी और ये समुद्री पौधे और साग खाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पैरा देखेंगे कि अधिकांश सर्प अंडे देते हैं जबकि सांपों की कुछ प्रजातियां याद रखें जैसे ग्रीन एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर्स बच्चे को जन्म देते हैं। अतः उपर्युक्त सभी कथन हमारे सही हैं। फिर देखें अधिकांश सर्प अंडे देते हैं जबकि सांपों की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर्स बच्चे को जन्म देते हैं। अतः उपर्युक्त हमारे सभी कथन सही हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक एक बार और पढ़ेंगे प्रश्न को, ऊपर देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है हमारा, देखें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मछली की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समुद्री स्तनपाइयों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। और चौथा कह रहा है कि सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। तो इस संदर्भ में जो हमारे चारों पॉइंट दिए गए हैं, चारों के चारों पॉइंट हमारे सही हैं। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है। 2019 में जो पूछा गया 5वां प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। क्या कह रहा है यहाँ देखिए। ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाइए। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है। 5वां प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं। ठीक है। पहला जो कह रहा है कि नीले मीन पक्ष वाली क्या है दोस्तों महासीर, उसको कह रहा है कि यह पाई जाती है कावेरी नदी में। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इरावदी डॉल्फिन जो कि कहां पाई जाती है चंबल नदी में। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मोरछाप जिसे हम रस्टी भी कहते हैं, चित्तीदार बिल्ली, यह कह रहा है कि पाई जाती है पूर्वी घाट में। ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें जो सही सुमेलित युग्म है वह है हमारे केवल फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर से पढ़िएगा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों हमारा वन्य प्राणी और दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाते हैं। पहला जो कह रहा है कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर, वह कह रहा है कि कावेरी नदी में पाई जाती है। दूसरा कह रहा है हमारा इरावदी डॉल्फिन यह पाई जाती है चंबल नदी में, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। और तीसरा कह रहा है मोरचाप, रस्टी, चित्तीदार बिल्ली, पूर्वी घाट, यह हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड हमारे पॉइंट सही दिए गए हैं। सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है कि इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में पाई जाती है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है। पहला पॉइंट याद रखें कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी बिल्कुल सही है। मोरचाप, रस्टी, चित्तीदार बिल्ली, पूर्वी घाट, यह भी हमारा पॉइंट सही दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। व्याख्या देखें। कह रहा है कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर दोस्तों याद रखें एक क्या है, मछली है जो भारत, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है। फिर देखें कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर एक मछली है जो भारत, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है और यह व्यावसायिक रूप से एक महत्वपूर्ण मछली है। ठीक है। यह मछली वर्तमान में दोस्तों याद रखें क्या है, संकटग्रस्त है और इसके लुप्त होने का क्या है दोस्तों खतरा है। यह मुख्यतः याद रखें दोस्तों नर्मदा नदी और कावेरी नदी में पाई जाती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर एक मछली है जो भारत, मलेशिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती। यह व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली है और यह मछली वर्तमान में संकटग्रस्त है और इसके लुप्त होने का खतरा है। यह मुख्यतः दोस्तों याद रखें नर्मदा और कावेरी नदी में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे इसकी जो व्याख्या दी गई है उसको हम देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे इरावदी डॉल्फिन के बारे में। ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे।
इरावदी डॉल्फिन के बारे में हमारा क्या इस पुस्तक में दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि हमारी इरावदी डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओरकेला बेब्रिरोसेस, ठीक है, समुद्र के तटों के पास, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों और समुद्र तटों में निकटवर्ती उपखंडों में पाई जाने वाली समुद्री डॉल्फिन की क्या है, एक यूरीहेलाइन प्रजाति है। फिर देखिएगा कि इरावदी डॉल्फिन, याद रखें, ओरकेला बेब्रिरोसेस, समुद्र के तटों के पास, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों और समुद्र तटों में निकटवर्ती उपखंडों में पाई जाने वाली क्या है, समुद्री डॉल्फिन की एक यूरीहेलाइन प्रजाति है। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रजाति का नाम म्यांमार, जिसे हम लोग पूर्व में बर्मा के नाम से भी जानते थे, कि प्रमुख नदी इरावदी के नाम पर पड़ा है। गौरतलब है दोस्तों, याद रखें कि वर्ष 2017 में इरावदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, संकटग्रस्त श्रेणी में दोस्तों शामिल किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि मीरचाब चित्तीदार बिल्ली, ठीक है, यह बिल्ली दोस्तों परिवार के सबसे छोटे सदस्यों में से एक है। यह भारत के पूर्वी घाट, याद रखें, श्रीलंका तथा नेपाल के पश्चिमी तराई इलाके में पाई जाती है और 2016 में इसे IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक एक बार और देखेंगे प्रश्न यहाँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न जो हमारा कह रहा था दोस्तों, वह कह रहा था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला हमारा कह रहा था कि नीले मीनपक्ष वाली महासीर कावेरी नदी, बिल्कुल सही दिया गया है। जो दूसरा कह रहा है इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मोरचाब रस्टी चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे। ठीक है, चलिए 2019 में जो हमारा पूछा गया छठा प्रश्न है, उसको हम ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखें यहाँ क्या कह रहा है। सारे पॉइंट हमारे जो हम लोग हल करते चल रहे हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चले। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखें क्या कह रहा है यहाँ, पढ़ेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए क्या है, अधिदेशात्मक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए क्या है, अधिदेशात्मक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संतुष्टियों के आधार पर बनाए थे। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, देखेंगे ध्यानपूर्वक, फिर से देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए क्या है, अधिदेशात्मक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संतुष्टियों के आधार पर बनाए थे। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल थर्ड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। थर्ड पॉइंट को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 दोस्तों याद रखें कि आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे रामसर सम्मेलन के संदर्भ में जो भी दिए गए हैं वह हमारे गलत दिए गए हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग बिल्कुल सही है, और इसको एक बार और पढ़ लेंगे कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि दोस्तों प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल थर्ड पॉइंट हमारा सही दिया गया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखें इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, देखेंगे। व्याख्या जो कह रहा है दोस्तों वह कह रहा है कि 2 फरवरी 1971, याद रखिए, इस दिन हम लोग वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारा
कि 2 फरवरी 1971 को दोस्तों आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए रामसर, जो कि कहाँ स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित एक शहर है, ठीक है, याद रखें, में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ जिसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। ठीक है, याद रखें कि यह समझौता दोस्तों 21 क्या है दिसंबर 1975 को लागू हुआ और भारत का याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें 1982 में इसमें शामिल हुआ। इस डेट को याद रखिएगा, कई बार यह डेट पूछी गई है। ठीक है, कह रहा है कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर, जो कि दोस्तों हमारा कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित एक शहर है, में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ जिसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। यह समझौता याद रखें कि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, आगे के पॉइंट हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है जो पॉइंट यहां दिया गया है कि दुनिया भर में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसर सूची में सम्मिलित किया जाता है। फिर से देखिए कि दुनिया भर में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसर सूची में सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को चिन्हित कर रामसर सूची में शामिल करने के बाद इसके संरक्षण पर दोस्तों विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को चिन्हित कर रामसर सूची में शामिल करने के बाद इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कह रहा है इसके लिए ऐसी आर्द्र भूमियों का चयन किया जाता है जो खास तौर पर क्या हो दोस्तों, जल प्रवाही हो। ठीक है, पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास हो और जैव विविधता की अधिक संभावनाएं हो तथा इसका विस्तृत क्षेत्र हो। ठीक है, कह रहा है हमारा कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः कथन 1 हमारा गलत है जबकि कथन 3 हमारा सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है अगला पॉइंट हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्या कह रहा है देखें यहाँ कि भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम जो कदम उठाया गया था वह राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया था। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। फिर से देखिए कि भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नियामक प्रणाली की स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यानी कि हमारी क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 के द्वारा उठाया गया था। अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न एक बार और हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा था प्रश्न हमारा। ऊपर देखिए, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमारा प्रश्न जो कह रहा है उसको देखिएगा, फिर से देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा था कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संतुष्टियों के आधार पर बनाए थे, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। और तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल थर्ड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, व्याख्या हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। 2019 में जो हमारे आगे के प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों वह है हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चलें सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह। चलिए देखें दोस्तों, यहाँ एक नोट दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है नोट। देखें, कह रहा है कि विदित है कि वर्ष 2017 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दोस्तों आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित नए नियमों को क्या दोस्तों अधिसूचित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमावली 2017 पहले के दिशा निर्देशों का स्थान लेगी जो 2010 में लागू हुए थे। फिर से पढ़ेंगे कि विदित है कि वर्ष 2017 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित नए नियमों को अधिसूचित किया गया। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमावली 2017 पहले के दिशा निर्देशों
देशों का स्थान लेगी। और याद रखें जो 2010 में लागू हुए थे। ठीक है, यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। ठीक है, याद रखिए। पहला कह रहा है दोस्तों, यह भी याद रखें कि वेटलैंड को हम लोग दोस्तों किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, वेटलैंड को यानी कि आर्द्र भूमियों को दोस्तों हम लोग किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगस्त 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में स्थित कुल रामसर स्थलों की संख्या याद रखें 46 है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। 2018 में जो हमारे इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2018 में जो हमारे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए जो पहला प्रश्न पूछा गया है 2018 में उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। क्या है दोस्तों, पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यहाँ बात कर रहा है। ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो हम सही आंसर मार्क करेंगे अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो याद रखें ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। ठीक है, वर्ष 1977 में यानी कि 1977 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। कह रहा है कि इसके अंतर्गत पाए जाने वाले जो प्रमुख जीव हैं यहाँ वह है दोस्तों बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, एशियाई सियार, एशियाई हाथी, भौंकने वाला हिरण तथा गौर शामिल हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो याद रखें अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या जो कह रहा है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। वर्ष 1977 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। दोनों डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में बाघ है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता है, एशियाई सियार, एशियाई हाथी, भौंकने वाला हिरण और गौर शामिल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2018 में पूछे गए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी कि जिसे हम कहेंगे क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कह रहा है कि इसकी परिभाषा हमारा वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में समाविष्ट है। फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास जिसे हम लोग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी कहते हैं, कह रहा है कि इसकी परिभाषा हमारी वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी कि हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। फिर से देखिए, कह रहा है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी कि हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास जिसे हम लोग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी कहते हैं, इसकी परिभाषा वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में समाविष्ट है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी कि हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो केवल 2 पॉइंट सही दिए गए हैं यानी कि ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही हैं। थर्ड पॉइंट इन संबंध में हमारे गलत दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड। चलिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या इसकी क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास, ठीक है ध्यानपूर्वक फिर से देखें। कह रहा है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। इस प्रकार हमारा पहला पॉइंट सही होगा क्योंकि प्रश्न में भी पहला पॉइंट यही कह रहा था। फिर से देखें कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास जिसे हम लोग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी कहते हैं,
इसकी परिभाषा याद रखें कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। फिर देखें, कह रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार संकटपूर्ण वन्यजीव आवास राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार संकटपूर्ण वन्यजीव आवास राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत हैं जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामलेवार विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार संकटपूर्ण वन्यजीव आवास राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत है जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामलेवार विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या हम पूरी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा एक बार और देखें, कह रहा है हमारा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार संकटपूर्ण वन्यजीव आवास राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत हैं जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामलेवार विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है। याद रखें कि ऐसे क्षेत्र, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए, ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है ऐसे क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए अनाक्रांत रखे जाने हेतु अपेक्षित है जैसा कि केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति से परामर्श कर खुली प्रक्रिया के पश्चात क्या अवधारित और अधिसूचित किया जाए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनाक्रांत रखे जाने हेतु अपेक्षित हैं जैसा कि केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श कर खुली प्रक्रिया के पश्चात अवधारित और अधिसूचित किया जाए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो पैरा दिया गया है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मुख्य रूप से दोस्तों याद रखें कि निवासित बैगा जनजाति को वर्ष 2015 में फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पर्यावास का अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर से देखें, वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मुख्य रूप से निवासित बैगा जनजाति को वर्ष 2015 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पर्यावास यानी कि हैबिटेट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि यह अधिकार प्राप्त करने वाली, याद रखें, यह देश की क्या है, प्रथम जनजाति है। उल्लेखनीय है, याद रखें, कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुल 72 जनजातियों को दोस्तों याद रखें कि संकटग्रस्त जनजाति बताया गया है, अर्थात क्या है, ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। और कह रहा है कि वही वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास पर अधिकार को लेकर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा उसकी घोषणा करता है। अतः विकल्प ए हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया था। यह पैरा इंपॉर्टेंट है, एक बार और हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मुख्य रूप से निवासित बैगा जनजाति को वर्ष 2015 में वन अधिकार अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत पर्यावास का अधिकार दिया गया। यह अधिकार प्राप्त करने वाली यह देश की प्रथम क्या है दोस्तों, जनजाति है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुल 72 जनजातियों को संकटग्रस्त जनजाति बताया गया है, अर्थात क्या है दोस्तों, ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। वहीं वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास पर अधिकार को लेकर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा उसकी घोषणा करता है। अतः विकल्प ए हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार और प्रश्न को हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा था दोस्तों हमारा कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी कि हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। तो याद रखें यहाँ मंत्रालय हमारा गलत दिया गया है। यह कार्य दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ना करके कौन करता है? तो यह करता है दोस्तों हमारा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ना कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, यहाँ मिनिस्ट्री हमारी गलत दी गई है। ठीक है, याद रखें यह दोस्तों हमारा क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित है दोस्तों हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, वह है हमारी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ना कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस कार्य से संबंधित है। इसीलिए हमारा थर्ड पॉइंट गलत दिया गया है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया वह है ऑप्शन ए। केवल यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही दिए गए हैं, थर्ड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, इसमें 2018 में जो पूछा गया तीसरा प्रश्न है इस टॉपिक से, यानी कि बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से, उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे जो हमारा 2018 में पूछा गया तीसरा प्रश्न है उसको यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि प्रोसिपस क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? ठीक है, फिर देखिए कह रहा है हमारा कि प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न। कह रहा है कि प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि यह कह रहा है कि जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता यानी कि क्या है, बायोडाइवर्सिटी को दोस्तों यह डिक्रीज कर देता है, यानी कि कम करने लगता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता। तो याद रखें कि जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है दोस्तों, कम यानी कि डिक्रीज कर देता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों हमारा प्रोसिपस जूलीफ्लोरा पादप जहां उगता है वहां की क्या करता है, जैव विविधता को कम करने लगता है। ठीक है, इसके कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति को नुकसान होता है, साथ ही यह जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके इस दुर्गुण के कारण दोस्तों मार्च 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने तथा मार्च 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी क्या है, इसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः दिए गए इन विकल्पों में हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। फिर से देखिए कि प्रोसिपस जूलीफ्लोरा पादप जहां उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता, इसके कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति को नुकसान होता है, साथ ही यह जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके इस दुर्गुण के कारण मार्च 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने तथा मार्च 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः विकल्प भी हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया। ठीक है, इसको देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रश्न देखें। कह रहा हमारा कि प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में रहता है या उल्लिखित होता है। तो याद रखें कि जिस क्षेत्र में यह उगता वहां की जैव विविधता को डिक्रीज यानी कि कम कर देता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हमारे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों, क्या वह देख रहे थे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे जो हमारा पूछा गया है 2018 की परीक्षा में। ठीक है, देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है हमारा कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां जो हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। फिर देखिए कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय क्या है दोस्तों, सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्या हैं, राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का क्या दोस्तों परपोषण करती हैं। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है वह कह रहा है हमारा कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां
उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हम लोग मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों ही पॉइंट हमारे क्या हैं, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, कोरल रीफ की बात यहाँ की जा रही है, याद रखिएगा। एक बार और पॉइंट हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। यह भी पॉइंट हमारा सही है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। तो यह भी पॉइंट हमारा क्या है, कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में सही दिया गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा व्याख्या इसकी क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। चलिए देखिए इसकी व्याख्या, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए व्याख्या इसकी हम पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां, याद रखें, उष्णकटिबंधीय सागरीय जल में मिलती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि हमारा प्रश्न का पहला पॉइंट भी कह रहा था कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स दोस्तों उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती हैं। ठीक है, फिर हमारा कह रहा है विश्व की 1/3 से अधिक यानी कि हमारा दोस्तों 33% से ज़्यादा प्रवाल भित्तियां हमारी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा दोस्तों प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में हमारा क्या है, जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसीलिए हम लोगों ने प्रश्न में जो हमारे तीनों ही पॉइंट दिए थे उसको सही आंसर मार्क किया। विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से व्याख्या को पढ़ेंगे। कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां हमारा, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जो कि हमारा प्रश्न का सेकंड स्टेटमेंट था। यह भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में दोस्तों क्या है, हमारा जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था विकल्प डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में, जो हमारे प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए थे, वह हमारे सही थे। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ 2017 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा क्या, वह था हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के तहत जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हम प्रश्नों को देख रहे थे। ठीक है, चलिए 2017 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जितने भी पीवाईक्यू हम लोग हल करते चल रहे हैं वह दोस्तों सारे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, यूपीएससी में प्रश्न तो नहीं, लेकिन दोस्तों फैक्ट जरूर रिपीट कर जाते हैं, इसलिए जितने भी फैक्ट हम लोग देखते चल रहे हैं सारे फैक्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए देखेंगे 2017 में जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी कि स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। फिर से देखें, कह रहा है कि कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है वह कह रहा है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ कृषि पौधों में क्या है, कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की क्या है दोस्तों, समष्टि में गिरावट यानी कि डिक्रीज आ सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें। फिर से पढ़ेंगे कि कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों। इससे हमारी क्या होगा कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, कि कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके
कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर जो हम मार्क करेंगे वह मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के स्टेटमेंट हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए हैं। एक बार और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखें। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी कि इस स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ कृष्ण पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। और जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या हमारे देखेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा हमारा दोस्तों कि तितलियां जो होती हैं वह पौधों के परागण में क्या दोस्तों यानी कि हमारी पॉलिनेशन में क्या दोस्तों हेल्पफुल होती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि तितलियां पौधों के परागण में सहायक होती हैं, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से क्या दोस्तों पॉलिनेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, कह रहा है कि तितलियां पौधों के परागण में सहायक होती हैं, अतः यदि तितलियों की संख्या में गिरावट होती है तो इससे दोस्तों हमारे परागण पर क्या दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अतः कथन स्टेटमेंट एक हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि तितलियों की संख्या में गिरावट का कवक संक्रमण में वृद्धि से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, इसीलिए हमारा कथन दो बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि तितलियों की संख्या में गिरावट का कवक संक्रमण में वृद्धि से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है, इसीलिए कथन दो हमारा गलत है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे कि तितलियों की संख्या में गिरावट से हमारे आहार श्रृंखला यानी कि दोस्तों जो हमारी फूड चेन है उस पर क्या है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इसीलिए कथन फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल सही है, जबकि कथन सेकंड हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए 2017 में जो हमारा पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। यह प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा चंबल नदी। ठीक है, फिर से देखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को, कह रहा है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी चंबल नदी। व्याख्या देखिए, घड़ियाल दोस्तों याद रखें हमारे गहरे, साफ और तेजी से बहने वाले पानी में निवास करते हैं। चंबल नदी इनका एक महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखें क्या है प्राकृतिक आवास यानी कि नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न को फिर पढ़ेंगे, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। याद रखें ऑप्शन बी चंबल नदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि घड़ियाल हमारा गहरे, साफ और तेजी से बहने वाले पानी में निवास करते और चंबल नदी याद रखें इनका एक महत्वपूर्ण क्या है प्राकृतिक आवास है। ठीक है, चलिए 2016 के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। 2016 में जो हमारे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यानी कि जिसे दोस्तों हम लोग क्या है गोडावन भी कहते हैं कि अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार इससे संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल से संबंधित जो भी हम यहाँ पॉइंट देखेंगे उसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। तो सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी यानी कि पश्चिमी घाट। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है हमारा कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या चलिए हम देखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसकी व्याख्या क्या दिया गया है यहाँ देखें। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्याख्या जो दोस्तों दिया गया है वह देखिए आप लोग क्या कह रहा है
कि हॉर्नबिल पक्षी दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों में क्या है, बड़े और लंबे वृक्षों में निवास करती हैं। फिर देखिए, हॉर्नबिल पक्षी उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े और लंबे वृक्षों में निवास करती हैं। और भारत में दोस्तों याद रखें, हॉर्नबिल पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिसमें इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि हॉर्नबिल पक्षी उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े और लंबे वृक्षों में निवास करती हैं। भारत में हॉर्नबिल पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से दोस्तों इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहा है नोट यहाँ की हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष दोस्तों याद रखें नागालैंड में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और यह भी याद रखें कि इसे हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है कि हॉर्नबिल पक्षी उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े और लंबे वृक्षों में निवास करती हैं। ठीक है, भारत में हॉर्नबिल पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, नोट जो दिया गया है इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हमारा कि हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष क्या है, नागालैंड में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और इसे दोस्तों याद रखिए हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि हॉर्नबिल पक्षी उष्णकटिबंधीय वनों के बड़े और लंबे वृक्षों में निवास करती। भारत में हॉर्नबिल पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती, जिसमें दोस्तों याद रखें इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। छोटा सा नोट दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखें। क्या कह रहा है, नोट्स पढ़ेंगे कि हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता और याद रखें इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी हम लोग कहते हैं। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाए कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स हम किसे कहते हैं, तो यह भी याद रखें कि दोस्तों किसे हम कहते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव को, जो कि प्रतिवर्ष दोस्तों याद रखें हमारे पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे यहां दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली एक नस्ल खराई ऊंट के बारे में यहाँ कुछ क्या है पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारा कि भारत में पाई जाने वाली नस्ल एक जो है, जिसका नाम क्या है दोस्तों याद रखिए, वह है हमारा खराई ऊंट। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली एक नस्ल खराई ऊंट के संदर्भ में अनूठा या अनोखा क्या है। ठीक है, तो